हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास में ना इंटरनेशनल लिंकेजेस शुरू किया हुआ था। और क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए नया टॉपिक है तो आपको इजी हो जाए, इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग करके दे रही हूँ जो हमने अभी तक क्लास में भी स्टडी किया है। और आगे अब जो रह गया है टॉपिक उसको भी रिलेट करके और इजी करके समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी कोई कंफ्यूजन की बात रहेगी तो आप उसको दोबारा से देख लेना और आपके लिए भी इजी रहेगा समझना चीज़ों को। तो हमने जैसा क्लास में बच्चे शुरू किया हुआ था इंटरनेशनल लिंकेजेस, और इस इंटरनेशनल लिंकेजेस में जो क्लास में प्रेजेंट थे उनको याद होगा हमने ये देखा था कि डोमेस्टिक स्पेंडिंग मतलब हमारी जो इनकम होती है उस इनकम को हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो डोमेस्टिक सेल्फ स्पेंडिंग मीन्स जहाँ पर स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट्स, इसके बारे में बात करनी है सबसे पहले। तो रेजिडेंट्स जो हमारे अपने लोग जो एम्प्लॉयड हैं, इनकम का कुछ पार्ट उनके पास है, अब उस इनकम से वो कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। तो हम उसको A इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी क्लोज्ड इकोनॉमी में इस तरीके से उसको स्टडी कर रहे थे। उसके साथ हमारी ये जो स्पेंडिंग है, डोमेस्टिक जो रेजिडेंट हैं अगर ओपन इकोनॉमी है तो अपनी डोमेस्टिक गुड्स के अलावा अगर वो इंपोर्ट्स की भी डिमांड करते हैं तो हमारी वो स्पेंडिंग टोटल स्पेंडिंग हो जाएगी। मतलब ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है C प्लस आई प्लस जी, उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा और वो चेंज क्या होगा, A प्लस मतलब डोमेस्टिक स्पेंडिंग जो रेजिडेंट्स कर रहे हैं अपनी ही गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किए हैं उसको खरीदने के लिए, और उसके साथ नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट भी हमने स्टडी किया था जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है। अब यहाँ पर हम अपनी स्पेंडिंग, हमारी स्पेंडिंग इंपोर्ट्स पर भी अगर करते हैं या उस पर भी खर्च होता है तो उसको हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक फैक्टर एक्स्ट्रा आपने देखा नेट एक्सपोर्ट वाला, जिसमें हमने टोटल स्पेंडिंग और टोटल स्पेंडिंग में x माइनस एक्स हमने इसको स्पेंडिंग माना है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि NX अगर नेगेटिव है इसका मतलब कि हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, हम अपनी इनकम का, डोमेस्टिक इनकम को इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और अगर नेट एक्सपोर्ट हमारा पॉजिटिव है तो इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड हम मानेंगे कि एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हैं और इंपोर्ट हमारे उतने नहीं हैं, हम अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा इंपोर्ट्स पे खर्च नहीं कर रहे। तो ये हमारा टोटल स्पेंडिंग जिसमें हमने नेट एक्सपोर्ट को इंक्लूड किया, और ये ओपन इकोनॉमी में डिस्कस हमने क्लास में भी किया था। अगली स्लाइड में अब हम नेट एक्सपोर्ट को थोड़ा और ज़्यादा बेटर समझ लेते हैं। ऑल्दो हमने क्लास में समझा था, फटाफट से क्विक रिवीजन ही हम करेंगे जिसमें नेट एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है, ये हमने डिस्कस किया। मगर ये हमारे इंपोर्ट्स जो हम बाहर की फॉरेन गुड्स की जो डिमांड कर रहे हैं वो हमारी इनकम पर डिपेंड करता है और एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। और एक्सचेंज रेट कैसा है, अगर आपको याद हो तो हमने एक्सचेंज रेट से रिलेटेड स्टडी किया था डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, उसके साथ डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। तो ये डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये चारों चीज़ों को का जो इफ़ेक्ट है वो एक्सचेंज रेट पर पड़ता है, और वो एक्सचेंज रेट भी हमारे इंपोर्ट्स को डिसाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन में जैसा हमने डिस्कस किया था तो उसमें क्या होता है कि हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, और जब करेंसी की वैल्यू अगर सपोज़ $1 97 का है और $1 अगर 99 का हो जाए तो मुझे एक गुड को
खरीदने के लिए 97 की बजाय अब 99 रुपीज़ देने पड़ेंगे, मेरी जेब में से ज़्यादा पैसा जाएगा। अब ये अगर ज़्यादा पैसा जाएगा तो मैं अपने इम्पोर्ट्स की डिमांड को कम कर दूंगी, मगर इससे फ़ायदा क्या होगा, इस डेप्रिसिएशन से, जहाँ पर $1 के बदले में 99 रुपीज़ अब हमें मिलेंगे, जो कि पहले हमें 97 मिल रहे थे, तो एक्सपोर्ट हमारे उस हिसाब से इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये दोनों इम्पैक्ट पड़ते हैं इस एक्सचेंज रेट से, और इसी के ही कॉन्सिक्वेंटली या दूसरा हमने डिस्कस किया था एप्रिसिएशन में भी, डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, जहाँ पर हम जानबूझकर सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन से अपनी कंट्री की वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं, और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो कंट्री की करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड और सप्लाई के बेस पर मार्केट में डिसाइड होते हैं, वो वाला एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में स्टडी किया जाता है। तो हमने यहाँ पर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इंपोर्ट को हमने कहा कि हमारी डोमेस्टिक इनकम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमारी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उस सिचुएशन में हम इम्पोर्टेड गुड्स को या अब्रॉड से ज़्यादा गुड्स को मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो हमारी गुड्स जो हमने बाहर बेचनी है, वो हमारी इनकम पर डिपेंड नहीं करती, वो फॉरेन इनकम या फॉरेनर्स की इनकम पर डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ वो भी एक्सचेंज रेट को कंसीडर करते हैं। तो एक्सपोर्ट जो है वो फॉरेन इनकम पर, और इंपोर्ट डोमेस्टिक इनकम पर, दोनों में एक फैक्टर रेट ऑफ जो एक्सचेंज रेट है वो कॉमन है। तो x माइनस एम, तो पीछे भी हमने यही स्लाइड में डिस्कस किया था कि नेट एक्सपोर्ट x माइनस एम होता है, तो उसको हमने थोड़ा सा उसके किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड, वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो जैसे ही अगर फॉरेन इनकम इंक्रीज होती है, तो इस फॉरेन इनकम के इंक्रीज होने से एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती है, और एक्सपोर्ट बढ़ने से नेट एक्सपोर्ट हमारा पॉजिटिव हो जाता है, वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम वाई की बात करें, हमारी डोमेस्टिक इनकम अगर डिक्रीज होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इंपोर्ट्स की डिमांड कम करेंगे, बाहर से गुड्स कम आएंगी, हमारा पैसा कम खर्च होगा, और इस सिचुएशन में भी जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तीसरा और लास्ट एक्सचेंज रेट जहाँ पर हमने डिस्कस किया, ये आपके सामने जो इस तरफ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, तो अगर डेप्रिसिएशन होता है करेंसी का, तो नेट एक्सपोर्ट में हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, अगर एप्रिसिएशन होता है तो नेट एक्सपोर्ट हमारा नेगेटिव हो जाता है, यहाँ वो डिक्रीज हो जाता है। तो नेट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हमने ये वाली इक्वेशन को स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होता है। गुड मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टडी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के फोर्थ सेमेस्टर में भी स्टडी किया होगा, आईएस कर्व से डिनोट करते हैं, और उस आईएस कर्व में जो इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप एक कॉम्बिनेशन स्टडी करते हो, और उस कॉम्बिनेशन पे गुड मार्केट इक्विलिब्रियम पर होती है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर भी क्या वैसा ही कुछ है। तो ये इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन हमने ढूंढना है। तो सबसे पहले AYI, तो हमारी जो इनकम है, ये वाला हिस्सा, ये हमें क्या बता रहा है कि इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन क्लोज्ड इकोनॉमी में C+I+G, आपने याद किया होगा, पीछे भी हमने किया है, वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आईएस कर्व में डिस्कस किया था। तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट हो गया। और इस आईएस कर्व में अगर हम यहाँ पर ओपन इकोनॉमी या नेट एक्सपोर्ट यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, तो C+I+G इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन, और नेट एक्सपोर्ट जो है अभी पीछे हम स्टडी करके आए, हमारी डोमेस्टिक इनकम, हमारी फॉरेन इनकम और एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने एक फैक्टर एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, और दोनों को मिलाकर हमारे पास ये जो गुड मार्केट इक्विलिब्रियम है, ये ओपन इकोनॉमी में हमने फाइंड आउट किया है। तो ये वाला भी हमने
इनकम का डिटर्मिनेशन अब हमारे पास एक्स्ट्रा वेरिएबल्स के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या है? इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा डोमेस्टिक इनकम जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, एक्स्ट्रा क्या है? हमारी फॉरेन इनकम और एक्सचेंज रेट। तो हमने ये दो अलग से चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया है IAS कर्व में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने वहाँ पर शुरू किया था कैपिटल मोबिलिटी, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी स्टडी किया वो सब कुछ हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट के कंटेक्स्ट में ही हम स्टडी कर रहे थे। मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक दूसरा भी कंपोनेंट होता है और वो कंपोनेंट होता है कैपिटल अकाउंट। तो उस कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हम कैपिटल मोबिलिटी को यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो कैपिटल मोबिलिटी से हमारा मतलब यहाँ पर फिजिकल एसेट्स से नहीं होगा। फिजिकल एसेट्स से मिलने वाली जो इंटरेस्ट इनकम है, कहीं बाहर हमने खरीदी कोई लैंड या कोई एसेट या कोई किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट FDI आता है या जाता है, तो वो हमारा यहाँ इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल मोबिलिटी में हम उस कैपिटल को इंक्लूड करते हैं जो इक्विटी पर, बॉन्ड्स पर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने और बेचने के लिए या तो हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं या फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बात करनी है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये सारा का सारा जो कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट में ही सारी चीज़ें ट्रेड होंगी। बाहर में जो भी कैपिटल में कोई ट्रेड होता है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता। मैं बार बार एक ही चीज़ को यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ। कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट, सिर्फ उसी के ऊपर ही फोकस करना, उसके अलावा किसी और पे हमने यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो कैपिटल का डिस्कस नहीं करना। इसमें हमने ये देखना है कि एक्सचेंज रेट हमारा फिक्स्ड है या एक्सचेंज रेट हमारा फ्लोटिंग है। दोनों तरीकों से हम इसको स्टडी कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। जो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसमें एक्सचेंज रेट हमेशा फॉरएवर फिक्स ही रहता है। जो टैक्सेस हैं वो सेम होते हैं। फॉरेन जो असेट्स होल्डर होते हैं उनको कोई ऐसा पॉलिटिकल रिस्क कुछ नहीं वो फेस कर रहे। इन्वेस्टर्स हैं या हम इन्वेस्टर हैं, हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं। और इसके साथ हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जितने भी एसेट होल्डर्स हैं वो उस एसेट को पिक करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे जिनमें उनको रिटर्न्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अब ये एसेट रिटर्न जो है वो हर कंट्री में, हर कैपिटल मार्केट में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर इक्वल होना चाहिए या इक्वल होता है रिटर्न। क्या कहा है मैंने कि फिक्स एक्सचेंज रेट में हमेशा अगर एक्सचेंज रेट में कोई बदलाव नहीं आता फॉरएवर, टैक्सेस भी सेम है, कोई पॉलिटिकल रिस्क किसी कंट्री में नहीं है, तो हर एक कंट्री का जो एसेट होल्डर है वो उन एसेट में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा जिनसे उनके रिटर्न्स बराबर रहें। और ऐसी सिचुएशन में इक्वालिटी रहेगी रिटर्न्स में। रिटर्न्स will be equal all over the world। तो कोई तो चिंता की बात ही नहीं है, फिर तो किसी को कोई उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंट्री बोरो नहीं करेगी, कोई कंट्री किसी को उधार नहीं देगी, सब कुछ अच्छा चलेगा।
क्योंकि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट एक कंट्री का दूसरे से डिफरेंट होता है। इस डिफरेंट फ्लोट एक्सचेंज रेट के कारण सारी प्रॉब्लम आती है, और इसी डिफरेंट एक्सचेंज रेट के कारण रिटर्न्स में चेंज होते हैं, और रिटर्न्स अलग अलग होने के कारण जो इन्वेस्टर हैं वो ऐसी कंट्री को खोजते हैं जहां पर वो ज़्यादा रिटर्न्स गेन कर सके। तो कैपिटल मोबिलिटी तभी पॉसिबल है जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। अगर फिक्स्ड है तब तो कैपिटल मोबिलिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, तब तो उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? हमने कंक्लूजन निकाला है कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इम्पोर्टेंट है, और यही इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो कंट्रीज में असेट्स को या कैपिटल को मोबाइल करते हैं, इसी की वजह से कैपिटल का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। ये हमने यहाँ पर समझ लिया। तो इसी को ही हमने स्टडी किया कि मान लो डोमेस्टिक कंट्री में इंटरेस्ट रेट आई और फॉरेन कंट्री में इंटरेस्ट रेट एफ है, दोनों अगर बराबर हैं, सब कुछ अच्छा है, तो रिटर्न्स के लिए हम कौन सी जगह पर असेट्स को खरीदें, ये क्वेश्चन ही नहीं है। हम तो फिर अपनी कंट्री में ही खरीद सकते हैं ना, यहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर डोमेस्टिक कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ के इन्वेस्टर तो पैसा लगाएंगे ही, उसके साथ साथ बाहर से भी इन्वेस्टर्स पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और वाइस वर्सा। कैपिटल आउटफ्लो। काइंडली बॉदर विद मी। ये इस पे जैसा लिखा जा रहा है मैं वैसा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये इंटरेस्ट रेट जो है ये कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो को डिसाइड करता है, और ये कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस्ड रखने में हेल्प करता है। क्योंकि हमने पहले देखा था कि अगर करंट अकाउंट का डेफिशिएट हम फेस करते हैं, दैट कैन बी कंपनसेटेड with the surplus in capital account। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस कैपिटल अकाउंट में अगर होगा तो इसके डेफिशिएट को कंपनसेट कर देंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होगा, मतलब ज़ीरो। तो अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट और कैपिटल फ्लो के बारे में बात करने जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ कैपिटल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कैपिटल फ्लोज। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसा आप जानते हो हमारा करंट अकाउंट और उसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। दो तरीके के अकाउंट होते हैं, और करंट अकाउंट में नेट एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक इनकम, फॉरेन इनकम और एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, और कैपिटल अकाउंट कैपिटल फ्लो और इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, जो कि हम पिछली स्लाइड में स्टडी करके आ चुके हैं। तो जरा सा इंटरेस्ट रेट में डिफरेंशियल कैपिटल इनफ्लो को अफेक्ट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैपिटल फ्लो को इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल फ्लो सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट। दूसरी चीज़, अगर मान लिया कि इनकम जो है वो बढ़ जाती है, इस इनकम के बढ़ने से तुम इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, तुम्हारा जो ट्रेड बैलेंस है वो डेफिशिएट में हो जाएगा, और जब वो डेफिशिएट में होगा
तो इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट के अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इस डेफिशिएट को कंपनसेट करने के लिए कैपिटल अकाउंट की जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो रोल है वो यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ से कैपिटल अकाउंट का रोल यहाँ से शुरू हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इंक्रीज करेंगे। इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैपिटल इनफ्लो होगा और इस कैपिटल इनफ्लो से जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में आएगा और जो डेफिशिएट है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, जिसको हमने क्या बोलना है कि ट्रेड डेफिशिएट। ध्यान में रखना जो स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, ट्रेड डेफिशिएट would be financed by a capital inflow। तो हम ये वाले कंक्लूजन पर पहुंच गए। तो इससे आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास डिस्कस करने के लिए है बच्चे पॉलिसी डिलेमास, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट से इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस को मेंटेन करना क्या पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, वो देखना है हमने। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ और अगली रिकॉर्डिंग के लिए वेट करो।